Hi, good evening, students. Welcome back to our YouTube channel. Dear friends, we are studying our Indian ancient history from 6th to 4th century BCE. In this, we are reading about different dynasties who were ruling in India. And today, in our lecture, in the continuous series, I am going to discuss about the contemporary ruling dynasties in other parts of the world. So, दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जिस प्राचीन भारत में जब ये डायनेस्टी ये वंश यहाँ पे जब रूल कर रहे थे तो उस समय दुनिया के अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा था, वहाँ कौन से वंश रूल कर रहे थे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आसपास में क्या घटित हो रहा था। और जब तक आप खुद को प्राचीन इतिहास में लेके नहीं जाएंगे, आपको वहाँ प्रेजेंट होना होगा। आप वहाँ पहुँचिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आप वहाँ पे हैं। आपको दोनों तरफ देखना है, यहाँ क्या हो रहा है, उस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था। तब जा कर के आप एक ओवरव्यू बना पाएंगे और प्राचीन भारत के इतिहास को तभी समझ पाएंगे। सिर्फ ऐसे डायनेस्टी बाई डायनेस्टी का टाइमलाइन को हम पढ़ते रहेंगे तो वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। अब मैं एकदम से आपको सिकंदर बादशाह के लिए पढ़ाने लग जाऊँगा बीच में, तो आपको लगेगा सर ये कहाँ से आ गए। फिर मैं बोलूँगा पार्थियंस आ गए, फिर बोलूँगा शकाज आ गए, फिर बोलूँगा क्षत्रप्स आ गए, तो फिर वो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। अभी While we are reading 6th to 4th century BC, प्राचीन भारत का इतिहास हम जो 6ठी से 4th शताब्दी का पढ़ रहे हैं ईसा पूर्व का, तो इस समय भारत में ये डायनेस्टीज हम पढ़ चुके हैं। देखिए 6ठी सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में भारत में 4 वंश हुए थे जिन्होंने मगध साम्राज्य की नींव डाली थी। मगधा, ये चारों डायनेस्टी जो है 16 महाजनपदों में सबसे विशाल साम्राज्य जो स्थापित किया वो मगधा डायनेस्टी ने किया, मतलब मगधा साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ। तो जिस समय मगध पूरे उत्तरी भारत पर रूल कर रहे थे, हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदा और फिर मौर्यन डायनेस्टी। देखिए मौर्यन डायनेस्टी तो अफगानिस्तान तक इनका रूल था। तो जब ये भारत में ये सब चल रहा था तो अन्य देशों में क्या चल रहा था, तो देखिए फ्रेंड्स, लुक एट हियर, आई एम जस्ट ड्राइंग अ रफ स्केच ग्राफ फॉर द वर्ल्ड मैप. And it is like that, the Spain, Belgium, and like this, Spain, now here Sweden, Norway, and then Russian territory like this. Okay, from here Mediterranean Sea, it is Italy like this, and then Greece, Turkey, and then we move on like this, and here it is the African continent down to this Mediterranean Sea. This is Mediterranean Sea. Then here is Black Sea, then Caspian Sea, and we move here, like here are the Arabian lands. Okay, UAE, Oman, Qatar, Saudi Arab, all are here. And then when we move ahead, let me rub this thing. I think I should rub this. It is clear now. Let me rub this because I need to draw a world map so that I can continue. मुझे ये वर्ल्ड का जो है मैप बनाना पड़ेगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो उसके लिए इसको रब करना ज़रूरी था। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये अरेबियन लैंड है ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ये भारत है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का मैंने रफ स्केच बना दिया एक आपके लिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो भारत के यहाँ पे ये पाकिस्तान है, उसके बाद यहाँ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के बाद के जो एरियाज़ हैं ये थोड़ा सा डाउन होकर के, ये थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और जब हम आगे मूव करेंगे तो अफ़गानिस्तान से आगे यहाँ पे ईरान और इराक। ठीक है, तो ईरान की राजधानी तेहरान, ये ईरान है दोस्तों। इसके आगे क्या है, इराक है, और इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। ठीक है, यही बगदाद जो था ये पहले बेबीलोन कहलाता था, जहाँ का सिकंदर बादशाह जो था ना बेबीलोन, तो बेबीलोन का सम्राट था वो। और इसी प्रकार ईरान का पहले नाम ईरान नहीं था, 1935 में। देखिए दोस्तों, ईरान का जो नाम है ईरान, ये 1935 में पड़ा है। इससे पहले इसको बोलते थे हम लोग क्या, पर्सिया। इसको हम बोलते थे पर्सिया। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब भारत में 6ठी से 4th शताब्दी ईसा पूर्व में नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, उस समय ये जो ईरान और इराक का एरिया है, यहाँ पर ईरानियन एम्पायर हुआ करती थी। आज मैं इसको ईरानियन एम्पायर बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज इस देश का नाम क्या है, ईरान है। वैसे इसको पहले अगर मैं बोलूँ
तो ईरानियन एम्पायर को पर्शियन एम्पायर कहा जाता था, पर्शियन एम्पायर। तो पर्शियन एम्पायर कहो या ईरानियन एम्पायर कहो, बात एक ही है, ठीक है, नाम का फर्क है, बाकी सेम कंट्री है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पर्शियन एम्पायर था, इससे आगे अगर मूव करें तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम आगे मूव करें तो ये आ गया हमारा इटली, और इटली की कैपिटल क्या है? इटली कैपिटल रोम। ओके, तो देखिए 3 बड़ी डायनेस्टी थी पूरी दुनिया में जो रूल कर रही थी। ये पूरा एरिया जो था, ये देखिए अफ्रीका का नॉर्दर्न अफ्रीकन पार्ट, ये पूरा यूरोप, स्पेन से लेकर के इधर पूरा सीरिया तक का एरिया, यहाँ पे सीरिया है, बगदाद के बाद यहाँ पे क्या है? सीरिया है, जॉर्डन है। ओके, तो देखिए वर्ल्ड का ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई वांट टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये दिस पार्ट, यूरोपियन पार्ट एंड दिस सम पार्ट ऑफ दिस वेस्टर्न एशिया एज वेल एज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो दोस्तों ये जो पूरा 3 कॉन्टिनेंट से फैला हुआ रोमन एम्पायर यहाँ पे रूल करा था उस टाइम पे। जिस समय यहाँ भारत में नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और जो है हर्यंग डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस समय दूसरा, दुनिया के दूसरे भाग में अगर जाएं तो एशिया में तो पर्शियन एम्पायर रूल कर रही थी, और यूरोप के एरिया में रोमन एम्पायर रूल कर रही थी। ठीक है, तो ये 3 डायनेस्टीज की कहानी है। 6 to 4 सेंचुरी के बीच में सिर्फ ये 3 डायनेस्टीज की कहानी हमने पढ़नी है, जिससे आपको फिर आगे की कहानी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखो, जब नंदा डायनेस्टी का टाइम था और जब उससे पहले जो है हर्यंग डायनेस्टी का टाइम था और शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम था, उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर विदेशी हमले हुए थे दोस्तों। अब जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि सबसे प्राचीन काल जब विदेशी हमले भारत पर शुरू हुए, तो मैं वहां पर आपको पर्शियन एम्पायर का जिक्र होगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद मैकेडोनियन, इंग्लिश में लिखा जाता है मैसेडोनिया, मैसिडोनियन एम्पायर जो थी, यानी कौन था मैसेडोनिया का एम्परर? अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो मैं आपको पर्शियन के बारे में बात करूंगा, मैसेडोनिया के बारे में बात करूंगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया के नेक्स्ट कौन सी एम्पायर थी? पर्शियन या ईरानियन एम्पायर थी, और इसी ईरानियन एम्पायर को डिफीट करने के बाद में मैसेडोनियन एम्पायर बनेगी। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रफ समझ में आ गया। रोमन एम्पायर ये कंटेम्प्रेरी एम्पायर से दोस्तों, जो 6 to 4 सेंचुरी के बीच में पूरी दुनिया में रूल करते थे, और बाकी बहुत सारे एम्पायर और भी थे, बट वो इतने ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिडरेबल नहीं है। यही सबसे बड़ी एम्पायर्स थी, इंडियन एम्पायर्स, दिस ईरानियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर एंड रोमन एम्पायर। ये रोमन एम्पायर के बारे में दोस्तों, ईरानियन एम्पायर के बारे में आप लोग 11वीं क्लास में ही पढ़ेंगे। चलिए, अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ और शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो आज की प्राचीन भारत के इतिहास के इस सीरीज में, आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया। फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया मतलब विदेशी हमले भारत में कब होने शुरू हुए? तो भारत में विदेशी हमले शुरुआत से ही हो रहे हैं, प्राचीन भारत के काल से ही हो रहे हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी का जो समय, उस समय भी विदेशी हमले हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे फटाफट जो है कि छोटा सा इंडिया का जो है रफ डायग्राम बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है। ओके, ये हमारा रफ जो है इंडियन मैप है। ओके, देखिए दोस्तों, यहां पर कौन रूल कर रहे हैं? यहां पर हमारा मगधा डायनेस्टी। तो जिस समय मगधा एम्पायर यहां पर रूल कर रहा था, हालांकि उसमें अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी, अलग अलग वंश आएंगे, उस समय ये जो एरिया है यहां पर था ईरानियन एम्पायर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। ईरानियन एम्पायर का जो राजा था, उसका नाम था, सबसे पहला राजा जिसने ईरानियन एम्पायर की नींव डाली, उसका नाम था साइरस। क्या नाम था उसका? साइरस। सबसे पहले 530 BCE में, 530 BCE में ये व्यक्ति था जिसने भारत की तरफ मूव किया और भारत की तरफ हमले करने शुरू किए, लेकिन ये इंडस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया। ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, पाकिस्तान है, इसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट मगधा एम्पायर में आता था। यहाँ पर यहाँ पर क्या है? कांधार। क्या है? कांधार। इसको कंबोज भी कहते हैं, कंबोज। और यहाँ पे था गांधार। क्या था? वही गांधारी वाला गांधार। ठीक है, तो ये वो यहां तक तो आया, लेकिन इसके आगे क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि मगधा एम्पायर के जो रूलर्स थे उनकी अच्छी यहाँ पे कंट्रोल थी,
और ये बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी साइरस जो है सिर्फ कंबोज और गंधार तक के एरिया को ही जीत पाया, और यहाँ के क्षेत्र को जीत के इनका रूल जो है, देखो ईरानियन एम्पायर में टोटल 20 प्रोविंस थे, यानी कि उसने अपने 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 मतलब रिलेटिव्स और अपने बच्चों में, अपने जो उनके प्रिंस थे उन राजकुमारों में अपने पूरे ईरानियन एम्पायर के 20 टुकड़े किए थे। तो उसमें से 20वां हिस्सा जो था वो कहाँ पे आता था, ये पार्ट, ये जो उसका विजित पार्ट था। तो दोस्तों सबसे पहले साइरस ने अटैक किया नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट पे, और उसने क्या किया, कंबोज और कांधार तक के एरिया को जीत लिया। अब इसके बाद इसका बेटा जो था वो अच्छा रूलर नहीं है, उसके बारे में जानकारी की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसका पोता, उसका नाम है डेरियस, उसका नाम क्या था, डेरियस वन। इसका जो पोता था साइरस का, डेरियस वन। पहला हमला साइरस ने किया भारत पे, प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी और 4वीं शताब्दी बीच में। दूसरा हमला किसने किया, ये दोनों ही ईरानियन एम्पायर के रूलर्स हैं, यानी पर्शियन एम्पायर के रूलर हैं। कहाँ के रूलर हैं, पर्शियन रूलर्स हैं ये, है ना, पर्शियन एम्पायर। तो पर्शियन एम्पायर ने सबसे पहले भारत पे हमला किया, और पहले कौन से राजा ने, साइरस ने और फिर डेरियस ने। अब डेरियस ने, ये काफ़ी ताकतवर रूलर था, इसने उधर रोमन एम्पायर के भी काफ़ी एरियाज को जीत लिया था। देखिए रोमन एम्पायर और ये एक नदी है, देखो ये ईरानियन एम्पायर और रोमन एम्पायर को दो भागों में, बीच में एक नदी है जो दोनों को अलग करती है। इधर रोमन एम्पायर है, इधर पर्शियन एम्पायर, बीच में नदी कौन सी है, ये नदी है यूफ्रेटस रिवर। तो देखिए दोस्तों, ये जो ईरान इराक का एरिया है ना, ये दो नदियों के बीच में, यहीं पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुई थी। देखिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ईरान और इराक के एरिया में ही डेवलप हुई थी। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है मेसोपोटामिया। सबसे पहली जो सिविलाइजेशन दुनिया में डेवलप हुई वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जो कि लगभग 3600 BCE में डेवलप हो चुकी है दोस्तों। आज भी वहां पर जो ना अवशेष पाए जाते हैं। तो इन दोनों रिवर के बीच में ईरान इराक था, मेसोपोटामियन जहां पे सिविलाइजेशन थी। और ये दो रिवर है, यहाँ पे टिग्रिस रिवर है, और यहाँ पे कौन सी है, यूफ्रेटस। तो यूफ्रेटस रिवर जो थी वो सीमा निर्धारित करती थी रोमन एम्पायर की और पर्शियन एम्पायर की। तो जो डेरियस था, साइरस का जो बेटा डेरियस था, उसने ये रिवर क्रॉस करके रोमन एम्पायर यानी बेंजेटाइन एम्पायर भी बोलते हैं कई बार उसका ईस्टर्न पार्ट को, तो बेंजेटाइन एम्पायर के बहुत सारे पार्ट को भी कैप्चर कर लिया। और यही नहीं, ये पूरी दुनिया को विजित करना चाहता था। तो दोस्तों ये अपने दादा से भी आगे निकल गया, और क्या किया इसने इंडस रिवर को क्रॉस किया। इसने क्या किया, इंडस रिवर को क्रॉस करके, पाकिस्तान में बहती है ना इंडस रिवर, पाकिस्तान की नेशनल रिवर है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी घाटी हमने पढ़ी थी ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन अब अधिकतर भाग चला गया पाकिस्तान में। तो देखो दोस्तों, ये हमारा जो मैप है इंडिया का, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये चला गया पाकिस्तान में। यहाँ पर है इंडस रिवर। तो डेरियस ने अब अफगानिस्तान से आगे बढ़ा, और ये पूरा हिस्सा पहले भारत में था, और यहाँ पर डेरियस ने पूरा जो है पंजाब के एरिया में, और यहाँ नीचे सिंध, देखिए ऊपर है पंजाब, ये एरिया कौन सा है, पंजाब जो कश्मीर से लगता हुआ है, और नीचे का एरिया कौन सा है, सिंध। तो डेरियस ने और आगे बढ़ गया, डेरियस अपने दादा से आगे चला गया, और इंडिया की यहाँ की सीमा तक पहुँच गया भाई, यहाँ तक पहुँच गया, और ये पूरा एरिया को कैप्चर कर लिया। लेकिन देखो कहते हैं ना दोस्तों, जब डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो हुआ क्या, इधर डेरियस आ गया हमें जीतने के लिए, और उधर जो है विद्रोह हो गया उसकी डायनेस्टी में खुद की। तो हमें बचा लिया किसने, उसके बुरे काल ने, उसका बुरा समय चल रहा था। अब देखो हुआ क्या बुरे काल में भाई, देखते हैं। पर्शियन एम्पायर का एक दुश्मन पैदा हो गया। ये जो ईरान का एरिया है ना, अब मैं यहाँ पे गोला बना देता हूँ, चलो ये ईरान है, ठीक है, जहाँ पे पर्शियन एम्पायर है, और उसका पर्शियन एम्पायर का राजा डेरियस कहाँ है, कहाँ पहुँचा हुआ है, इंडिया पहुँचा हुआ भाई, इंडिया को जीतने आया है। बट यहाँ पर क्या हुआ, इराक के जो बगदाद राजधानी है, आज की राजधानी क्या है, बगदाद। देखो बगदाद को पहले बोलते थे बेबीलोन, क्या बोलते थे, बेबीलोन, ओके। यहां पर एक छोटे से राजा थे, उनका नाम था फिलिप। उनका नाम क्या था, फिलिप। एक छोटे से राजा थे जो कि 337 के करीब उसने क्या किया, फिलिप ने अपने बेटे को बागडोर दे दी। उसका बेटा बहुत ताकतवर था। उसका बेटा कौन था, फिलिप का बेटा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर बहुत ही कम उम्र में, देखो 33 साल की उम्र में तो इसकी डेथ हो गई थी अलेक्जेंडर की, और 33 साल की उम्र तक आते आते इसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इसकी। फिलिप के बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, यानी सिकंदर बादशाह ने क्या किया,
कि ईरानियन एम्पायर को जीत लिया धीरे धीरे, और लगभग 327 आते आते BCE आते आते पूरे ईरानियन एम्पायर को खत्म करके बेबीलोनियन एम्पायर की नींव डाली। और बेबीलोनियन एम्पायर जो है ना, इस पूरे एम्पायर को बेबीलोनियन एम्पायर नहीं बोलते, तो उनकी कैपिटल थी, उसको बोलते हैं मैसिडोनियन एम्पायर। मैकदोनिया, हिंदी बोलते हैं मकदूनिया का शासक, मकदूनिया का शासक। सिकंदर कहाँ का शासक था भाई? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, अब सिकंदर भारत पर हमला कब करेगा? देखो, पहला हमला किसने किया? साइरस ने। दूसरा हमला किसने किया? डेरियस ने। अब ईरान में ईरानियन एम्पायर खत्म हो चुकी है, पर्शियन एम्पायर खत्म हो चुकी है, अब नई एम्पायर आ गई, तो इंडिया में भी कुछ बदलाव हो रहे होंगे। जिस समय इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी को हरा के, नंदा डायनेस्टी का टाइमिंग क्या है भाई? नंदा डायनेस्टी का टाइमिंग है 345 BCE से 322 BC। अब देखिए, ये नंदा डायनेस्टी का टाइम है। अब आएगी मौर्यन एम्पायर 322 में, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चाणक्य की सहायता से नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर किसको? धनानंद को पराजित किया, और उसके बाद 185 BCE तक यहाँ पे मौर्यन एम्पायर रहेगा। तो इंडिया में देखो क्या हो रहा है, ये दो डायनेस्टी रूल कर रही है। इस समय ईरानियन एम्पायर खत्म हो चुकी है, और कौन सी एम्पायर आ चुकी है? मैसिडोनियन एम्पायर एस्टेब्लिश हो चुकी है। किसने की? अलेक्जेंडर ने। किसने की? अलेक्जेंडर। और ये दुनिया का एक ही ऐसा सम्राट हुआ है आज तक के इतिहास में जिसने लगभग संपूर्ण दुनिया को विजित कर लिया था, और सिर्फ 33 वर्ष का ही था। देखो, 33 वर्ष की आयु में तो उसकी डेथ हो गई थी, 323 में इसकी डेथ हो गई थी। 33 उससे पहले तो सोचो कितनी छोटी उम्र में, है ना। तो इसने क्या किया? अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया। अब चलो भाई, ये भारत है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि जब इसने भारत पर हमला किया तो कौन सा राजा था जिससे इसके हमला हुआ और इसका मुकाबला किया। तो देखिए दोस्तों, ये एक रफ इंडिया का मैप बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नीचे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी मेरे लिए, ऊपर का इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब सिकंदर बादशाह यहाँ पे पहुंचा तो उस टाइम यहाँ पर जो रूलर्स थे, देखिए यहाँ पर था पोरस, यहाँ पर सबसे नीचे बहती है, ये है झेलम नदी, उसके फिर बाद में है व्यास नदी, ये है व्यास नदी है, और फिर ये है झेलम नदी, इसके ऊपर कौन सी है? झेलम नदी, और सबसे ऊपर ये कौन सी है? इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी को तो क्रॉस करता हुआ आ गया भाई, बहुत ताकतवर था, सारे राजाओं को हराता हुआ पहुंच गया, सिंधु नदी पार कर ली। यहां झेलम के इधर लेकिन नहीं पहुंच पाया, क्योंकि झेलम के इधर कौन खड़ा था? पोरस। कौन खड़ा था? पोरस। बहुत सारी कथाओं में इसका नाम बताते हैं, परमानंद था इसका वैसे नाम। बहुत सारी कथाओं में देखो, ये अनुश्रुतियां हैं दोस्तों, मैंने भी कहीं पढ़ा है। तो पोरस का वैसे असली नाम परमानंद था, लेकिन चूंकि इसके साथ आने वाले जो लेखक थे उन्होंने इसका नाम रख दिया पोरस, तो ये हो गया। ऐसे ही ईरान के जो इन्वेडर्स इंडिया में आए थे ना दोस्तों, उन्होंने भारत का नाम इंडिया रखा था। हमारे भारत का नाम इंडिया किसने रखा था? ये जो पर्शियंस और यूनानी जो हमले हुए ना भारत में, उनकी किताबों में हमारे भारत का नाम रखा गया इंडिया, तब से इंडिया को ये नाम पड़ गया, पर्शियन नाम है इंडिया। ठीक है, इसी तरह परमानंद को उन्होंने बोला पोरस, तो यहाँ पोरस खड़ा है झेलम के इधर। अब इनमें घमासान लड़ाई होती है। हालांकि कहा जाता है, कथाओं में ऐसा बताया जाता है, जो एविडेंस अवेलेबल है उनसे बताया जाता है, क्योंकि एविडेंस हमें कहाँ से मिले? सिकंदर के साथ उसके बहुत सारे लेखक भी मूव करते हैं। जब भी कोई राजा लड़ाई लड़ने जाता है, उसके साथ उसके कवि, उसके दरबार के सब लोग साथ में जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ उसका जो कवि थे, जैसे निर्याकस था, ठीक है, इसके जो साथ में जो लेखक चलते थे, हिस्टोरियन, एक निर्याकस था, एक और था, क्या नाम था? ऑस्टेबुलस था। ठीक है, और उसके साथ था मैगस्थनीज था। मैगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैगस्थनीज बाद में फिर जो है ना, इसके कमांडर हैं एक क्या? सेल्यूकस निकेटर। कौन? किसके? सिकंदर बादशाह के कमांडर सेल्यूकस निकेटर। और ये क्या थे? इनके बहुत ही काबिल कमांडर थे आर्मी के, और इनके दरबार में था मैगस्थनीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लोग किसके साथ आए थे? सिकंदर बादशाह के साथ आए थे। तो एक बात बताओ, मैं राजा हूं, मेरे साथ चलने वाले जो लोग होंगे वो किसकी प्रशंसा में लिखेंगे? अरे भाई, उनको अपनी जान का खतरा है ना, वो अपने राजा की प्रशंसा में लिखेंगे। तो उन्होंने सिकंदर बादशाह का बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। सिकंदर बादशाह ने क्या किया? पोरस को हरा दिया। लेकिन पोरस को हराने के बावजूद, पोरस की साहस को देख करके, पोरस के लड़ाई को, मतलब लड़ने के तरीके को देख करके सिकंदर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उसकी लाइफ पे, कि उसने पोरस को बुलाया।
जीतने के बाद पोरस राजा को बुलाया, उसको कैद कर लिया, बताते हैं उसको कैद कर लिया था। फिर पोरस राजा को बुलाया तो उन्होंने सिकंदर बादशाह ने खड़े होकर के पोरस का स्वागत किया और उनसे पूछा कि भाई आप इतने महान राजा हैं, मैंने जिंदगी में ऐसा फाइटर नहीं देखा, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो पोरस ने कहा था कि आप मेरे साथ वही सम्मान कीजिए जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये पूरा व्यास और गांधार और ये जो कंबोज का एरिया है ना, ये सिकंदर बादशाह छोड़ करके पोरस को जीत करके किसको देके चला गया, पोरस को दे गया। आधा हिस्सा तो दे दिया पोरस को और आधा हिस्सा दे दिया अपने कमांडर को, सेल्यूकस निकेटर को। एक मिनट मुझे रब करने दीजिए, एक मिनट रुकिए जरा, मैं यहां से इस कहानी को दोबारा उठाता हूं। सिकंदर बादशाह जीत गया, पोरस हार गया, लेकिन उससे खुश हो गया पोरस की लड़ाई को देख करके। तो हाफ पोर्शन तो दे दिया पोरस को अपने साम्राज्य का, खुश होकर के देके चला गया। अब इसकी आर्मी, सिकंदर की आर्मी वापस क्यों गई भाई? तो देखो, झेलम नदी को क्रॉस करने के बाद में वो पहुंचे व्यास नदी के पास। उसके बाद कौन सी नदी है? व्यास नदी। यहां पर बाढ़ आई हुई थी, पूरी व्यास नदी में फ्लडेड हो रही थी पूरी नदी, बरसात का मौसम था। और दूसरी बात, यहां पर कुछ लोगों से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इनको बता दिया। इन्होंने पूछा, देखो इनके स्पाई होते हैं, इनके जासूस होते हैं। तो सिकंदर बादशाह ने अपने जासूसों को भेजा कि जाके पता करके आइए, मगधा डायनेस्टी में अटैक करने वाले हम लोग, पता करके आइए। तो उन्होंने बताया कि ओ माय गॉड, चंद्रगुप्त मौर्य आर्मी इज सो ह्यूज, 84,000 कैवलरी, द स्टैंडिंग आर्मी, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, एंड दे आर वेल इक्विप्ड एंड दे आर वेरी रिच। जब स्पाइस ने ये इंफॉर्मेशन दी सिकंदर को कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, तो उनके पोरस थक गए, वो हार मान गए और डर गए और वापस लौट गए अपनी राजधानी। कहां पर? बेबीलोन। कहां लौट गया सिकंदर? बेबीलोन लौट गया और आधा साम्राज्य दे गया पोरस को और आधा दे दिया सेल्यूकस निकेटर को। अब ये सारी घटनाएं कब हो रही है भाई? मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे हो रही है, ठीक है। ये जो सिकंदर आया था, ये तो आया था, सिकंदर जो आया था ना, ये धनानंद के टाइम पर आया था। धनानंद के टाइम पर इसने पहला हमला किया था। जो इसकी ये पोरस के साथ बैटल हो रही है ना, 326 में इसने भारत पर हमला किया था, BCE में, ठीक है। तो यहां पर हमला करने के बाद ये कब तक रहा? 325 BC, मतलब 5-6 महीने तक इनकी लड़ाइयां चलती रही और यहीं पे स्टेबल रहा। उसके बाद कौन आ गया एकदम से? चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, है ना। तो ये इसी बीच का काल है ये, ठीक है। तो जिस समय इसने हमला किया उस टाइम धनानंद था, लेकिन जिस टाइम ये जीत चुका था और आगे बढ़ना चाहता तब आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये वाली कहानी है भाई, सिकंदर वापस लौट गया और ये चीजें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पे, कंटेम्प्रेरी टाइम पे मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश हो गई थी, तो वो इतनी ताकतवर मगधा एम्पायर स्थापित की उन्होंने कि सिकंदर बादशाह, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, वो भी डर करके और वापस चला गया था, उसकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये 6th और 4th सेंचुरी के बीच की जो घटना है, हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, रिलीजियस चीज़ों के बारे में पढ़ा और महावीर जैन के बारे में पढ़ा। हमने ये 6th to 4th सेंचुरी के बीच में इंडियन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, पर्शियन एम्पायर्स के बारे में पढ़ा और रोमन एम्पायर के बारे में मैंने थोड़ा बताया। तो इनको इंटरलिंक कीजिए, इस कंटेम्प्रेरी टाइम को, और फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अब तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी, यानी मौर्यन एम्पायर। सी यू फ्रेंड्स, गुड बाय, मीट यू।